देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयरिंग है मैम। ठीक है। देखो हम लोग लास्ट दिन क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे, लेकिन नहीं 15 तक किए थे, लेकिन वहां पर हम लोग का एक बैलेंस शीट बाकी था। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके फिर आगे का पॉइंट देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, चले गए ये वाला। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, इसका जर्नल एंट्री हम लोग कर चुके थे। हमें बोला था एक बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each पेबल एज 3 पर ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 as प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड 4 पर शेयर ऑन कॉल। मतलब कोई एक कंपनी है जो अपना शेयर का इशू प्राइस प्रीमियम पे रखी है। प्रीमियम कितना है? 4 रुपीज, 10 + 4 14 रुपीज का इशू प्राइस है। और पेमेंट कैसे करना है? 3 ऑन एप्लीकेशन, प्रीमियम विद अलॉटमेंट, 5 रुपीज है टोटल विथ प्रीमियम वैल्यू, यानी 3 टूवर्ड्स कैपिटल टू प्रीमियम, 4 ऑन कॉल। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम holding 500 shares who failed to pay allotment and call money, and Shyam who holding 1000 shares who failed to pay the call money। तो राम जो है उन्होंने एप्लीकेशन के अलावा बाकी सारा फेलियर किया है, और जो श्याम है उन्होंने कॉल मनी फेलियर किया है, ये वाला 4 रुपीज। ठीक है, और ये सारा शेयर्स ऑल दोज 1500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, सारे शेयर्स फॉरफिटेड हो गए। उसके बाद री इशू हुए थे, लेकिन ऑल शेयर्स नहीं, 1250 शेयर्स री इशू हुए थे, जिसमें होल ऑफ राम शेयर्स था और बाकी रिमेनिंग फ्रॉम श्याम था। ठीक है, और री इशू किया गया था 2 डिस्काउंट पे, 10 रुपीज का शेयर 2 डिस्काउंट पे री इशू किया गया था। इस पे हम लोगों ने एंट्रीज वगैरह कर लिया था। अब हम लोग जो है बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट का हमें पता है कि नोट्स टू अकाउंट्स अलग से बनना चाहिए, और इससे देखो हमें कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या पॉइंट आएगा, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ, नाम क्या, बैलेंस शीट ऑफ ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड। अच्छा, एज ऑन डेट कुछ नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखना चाहिए, इक्विटी लाइबिलिटी इसके अंडर होगा, पर्टिकुलर्स। नोट्स नंबर यहाँ पर आ जाए, नोट्स नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये सब फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है। पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आफ्टर दैट शेयर होल्डर्स फंड आता है। शेयर होल्डर्स फंड ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसके अंडर आता है शेयर कैपिटल, ये भी फिक्स्ड है। अब शेयर कैपिटल में क्या आएगा नहीं आएगा उसका हमें नोट्स बनाना चाहिए। तो यहाँ पर नोट्स नंबर 1 पॉइंट बी में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो प्रीमियम वाला था, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है रिजर्व सरप्लस के अंडर आता है, इसलिए मैंने रिजर्व सरप्लस लिख दिया। अदरवाइज ये वाला पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, तो सारा चीज है ऐसा जरूरी तो नहीं। अच्छा, इसके बाद जो भी पॉइंट आता है वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, रेलिवेंट नहीं इन द सेंस उतना डिटेल्स तो है नहीं हमारे पास। शेयर इशू हुआ है और किसने पेमेंट किया किसने नहीं किया, बस यही है। और पेमेंट आने पे हमारे पास करंट एसेट आएगा, एसेट में फिक्स्ड एसेट भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर एसेट का हेड कर देते हैं। एसेट में सबसे पहले आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट तो नहीं है, नहीं तो वही लिखना पड़ता, आएगा करंट एसेट। करंट एसेट के अंडर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स नंबर 3। ठीक है, ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। टोटल
अब नोट्स बनाएंगे हम लोग, यहाँ नीचे बना लेते हैं नोट्स, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स में हमें शेयर कैपिटल का पहले डिटेल्स लिखना पड़ेगा। नोट्स नंबर हो गया, यहाँ पर 1 दे दिया मैंने, यहाँ पर पर्टिकुलर्स और यहाँ पर रुपीस रुपीस 2 कॉलम कर लेते, ठीक है। अच्छा, नोट नंबर 1 हो गया, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं नोट नंबर, नोट नंबर और यहाँ पर पर्टिकुलर्स। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे, देखो ऑथराइज्ड का हम लोगों को पता नहीं है, देखो यहाँ पर ऑथराइज्ड का हमें पता नहीं, लेकिन जब डिटेल्स लिखना चाहिए ना तो सारा हेडिंग देना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग ये मान लेंगे, ये एजम्पशन लेंगे कि जितना इशू हुआ है उतना ही ऑथराइज्ड होगा, ये तो मान ही सकते, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखो ऑथराइज्ड, इशूड, कॉमा, सब्सक्राइब, ऐसे ही होता है ना, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल डिसाइड होता है, उसके बाद उसके हिसाब से इशू किया जाता है, ठीक है, उसके बाद होता है सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, ये नीचे लिख देंगे, ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर इसके नीचे कॉल्ड अप और पेड अप लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस भी हो सकता है, हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का कर रहे हैं, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लोग इशूड वाला लिख देते हैं यहाँ पर अलग से, इशूड शेयर कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा 3 लाख। ये बैलेंस शीट में दिखाई, मतलब ये बैलेंस शीट में अपीयर करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इशूड कैपिटल बैलेंस शीट में आता है, ऑथराइज्ड आता है, सब्सक्राइब्ड आता है, पेड अप आता है, क्या आता है बोलो, बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल अपीयर करता है, क्या इशूड कैपिटल बैलेंस शीट में अपीयर करेगा या फिर ये क्लोज हो जाएगा, सोच के बताओ। बैलेंस शीट में कौन सा आता है, जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल, ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हमें इतना ही पेमेंट मिला है क्या, सोच के देखो, कुछ लोगों ने पेमेंट दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमेशा बैलेंस शीट में क्या अपीयर करेगा। हाँ बोलो। पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, तो ये वाला कभी अपीयर नहीं करेगा ना, ये क्यों अपीयर करेगा, ये अपीयर नहीं करता है, तो ये वहां पर क्लोज होगा, ये सर सिर्फ दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब को अगर अलग लिखेंगे ना तो वो भी, वो देखो अलग लिख के भी दिखा सकते हैं, एक बार हम अलग लिख के भी दिखा देते हैं, देखो सब्सक्राइब तो फुल्ली सब्सक्राइब था, अलग से लिख के दिखा देते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में ना सब्सक्राइब बोला था फुल, तो 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, यहाँ पर रुपीस वाला कॉलम है 2, तो यहाँ पर हो गया 3 लाख, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये अपीयर नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉल्ड अप, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, तो फुल्ली कॉल्ड अप था 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 30,000 इक्विटी शेयर पे 30,000 पे 10 रुपीज फुल्ली कॉल्ड अप था, ठीक है, कुछ भी पार्टली कॉल्ड अप नहीं था, तो ये भी हो गया, लेकिन ये भी अपीयर नहीं करेगा क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि इतना ही पेड अप हुआ है। अब हम लोग पेड अप लिखते हैं और देखते हैं, हो सकता है अगर फुल्ली हो तो फुल्ली लिखेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल कैसे डिसाइड होगा, कितना पेड अप है, देखो 30,000 इक्विटी शेयर को कॉल किया गया था, लेकिन कितना पेमेंट हमें नहीं मिला, देखो यहाँ पर कितना पेमेंट नहीं मिला, पहले हम लोगों का फॉरफिट हो गया, फॉरफिट होने पे 30,000 से उतना माइनस हो जाएगा 500 और 7, ये तो रीइशू वाला है, तो यहाँ पर फॉरफिट हम लोग का ये दिख रहा होगा, ये देखो
ये दोनों मिला के ये तो 1500 मतलब 500 और 1000 लेस हो जाएगा। 500 और 1000 पहले लेस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, पहले देखो 30,000 जो था उसमें से 500 और 1000 लेस हो गया, ठीक है। लेकिन ये इसमें से जो फॉरफिट हुआ उसको फिर से रीइश्यू किया गया, लेकिन वो था 1250, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उस हिसाब से कर रहे देखो 1250, जिसमें से 500 ही और यहाँ से बाकी अमाउंट तो ऐड कर देंगे 1250। तो हमें अगर पेमेंट मिला है तो इतने का मिला है 29,750, इसका हमें पेमेंट मिला है, मतलब पेड अप होगा। तो इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, तो ये इंटू 10 कर लो, ये कितना होगा, ये 29,750 आ रहा है, ठीक है। ये 29,750 आ रहा है, 29,750 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, ये तुम लोग अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2,97,500 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर ऐड हो जाता है कौन सा अमाउंट, ये हम लोग फॉरफीचर में लास्ट दिन पढ़े थे, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब देखो हम समझाते हैं। कंपनी ने क्या किया, ये दो शेयर्स का होल्डिंग जो है ये कैंसिल कर दिया, क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं किया। जो 500 मतलब जो राम का शेयर्स था, उन्होंने एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया था, तो उनका एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, शेयर कैंसिल कर दिया, लेकिन वो पेमेंट वापस नहीं करेंगे, ठीक है। और 1000 शेयर्स जो था उस पे कॉल का पैसा नहीं पेड हुआ था, लेकिन बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट हुआ था, तो कंपनी ने वो भी रिटर्न नहीं किया, ठीक है। क्योंकि नहीं करती है कंपनी रिटर्न, जैसे मैंने लोन का भी एग्जांपल दिया ना, अगर हम लोग लोन रिपे नहीं करेंगे तो कंपनी क्या करेगी, जो भी बैंक वगैरह से लोन लिए हैं वो क्या करेगी, वो मॉर्गेज को लेके चले जाएगी, ठीक है। मॉर्गेज एसेट जो है अगर इमूवेबल है तो वहां से लोगों को निकाल देगी, जैसे घर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह। लेकिन जितना भी ईएमआई भरा है थोड़ी ना रिटर्न होता है, नहीं रिटर्न होता है। उसी तरह से ये पैसा जो मिल गया वो रिटर्न नहीं हुआ, तो वो भी क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर बोल के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स कितना हुआ था राम और श्याम का, अभी हम लोग यहाँ क्वेश्चन से देख लेंगे। देखो जब इनका फॉरफिट किए थे हम लोग, ये रहा 7,500 दोनों का मिला के, ठीक है। 7,500 फॉरफिट हुआ था, लेकिन इसमें से 3,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि जब इसको रीइश्यू किए थे तब इसमें लॉस ऑकर हुआ था 2,500, ठीक है। 2,500 लॉस ऑकर हुआ था, तो बाकी अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला गया था, यहाँ से एडजस्ट होने के बाद। इसमें प्रोराटा भी था शायद, ठीक है। जो भी हो, ये तो मैंने समझाया था। ये देखो कैपिटल रिजर्व में 3,500 चला गया था, तो यहाँ पर बचेगा कितना, वही अमाउंट ऐड होगा फॉरफिट में। तो चेक करो, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में 7,500 क्रेडिट है, ठीक है। फिर डेबिट हुआ है 2,500, फिर डेबिट हुआ है 3,500, ठीक है। तो इसको एडजस्ट कर लेते, ओवरऑल पता चल जाएगा। तो 7,500 माइनस 2,500 माइनस 3,500, यानी 1,500 क्रेडिट आ रहा है। देखो ये क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ से इससे इस लॉस को, जो डिस्काउंट में इशू हुआ 10 रुपीज का शेयर जो 8 रुपीज में इशू हुआ, दैट्स वाई जो 2 रुपीज का लॉस हुआ उसको राइट ऑफ करने के लिए ये रिजर्व यूज किया गया, ठीक है। तो रिजर्व कम होके कितना हो गया, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। कम होके कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 5,000, ठीक है। फिर ये रिजर्व का पैसा कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया, कैपिटल, यहां से जो भी बचा हुआ है उसमें से कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, ये 3,500। तो 3,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने के बाद रिमेनिंग पोर्शन कहां पर रह जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रह जाता है, ठीक है। चाहे इसको मैथमेटिकली देख लो, चाहे अकाउंट की एंट्री के साथ देख लो, बात तो एक ही है। तो 1,500 ऐड हो जाएगा एज ए शेयर फॉरफीचर बोल के, ठीक है। 1,500, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जो होगा वो हम लोग का पेड अप कैपिटल होगा। तो ये टोटल हो जा रहा है 2,99,000, ठीक है। टोटल हो जा रहा है 2,99,000, ये वाला पॉइंट यहाँ पर अपियर करें। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस।
तो कितना रिजर्व या सरप्लस जनरेट हुआ है हम लोग एंट्री से समझ सकते हैं, क्योंकि जर्नल के बाद ही लेजर होता है, लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स होता है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जो है बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ये रिजर्व है, तो यहाँ पर पहले देखो डेबिट हुआ है 1000, ठीक है, ये फॉरफीचर का एंट्री है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हुआ है 1000, लेकिन हम लोग तो फुल बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था, देखो कंपनी ने टोटल 30,000 शेयर इशू किया था, और 2 रुपीज के प्रीमियम के हिसाब से कंपनी को 60,000 प्रीमियम मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कंपनी को कितना प्रीमियम नहीं मिला, 1000, मतलब जो राम वाला केस था, क्योंकि श्याम ने अलॉटमेंट दिया था तो उनका प्रीमियम कंपनी के पास पेड हो गया था। तो कितना प्रीमियम नहीं मिला, 500 शेयर पे 2, तो यहाँ पर 59,000, ठीक है। तो प्रीमियम में कितना क्रेडिट होगा, 59,000 होगा। ये इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका तो एंट्री किया नहीं ना हम लोगों ने 60,000, वो तो टोटल 30,000 का एंट्री करते तब होता, क्योंकि बोला नहीं था क्वेश्चन में बोला फॉर फीचर का री इशू का एंट्री करो, इसी वजह से हम लोगों ने नहीं किया था। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम मतलब समझने के लिए लिख देते हैं एक बार, 60,000 माइनस 1,000 यानी 59,000, ठीक है। ये 60,000 कैसा है वो भी हम समझाने के लिए लिख देते, बट यहाँ पर करने का जरूरत नहीं होगा, फाइनली जब सोल्यूशन करोगे इसको करने का जरूरत नहीं, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। यहाँ पर लिख देते 30,000 शेयर्स इशू हुआ था और फुल्ली सब्सक्राइब था, तो कंपनी ने ड्यू किया होगा 30,000 2 रुपीज करके, बट 500 पे 2 रुपीज नहीं मिला, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर ऐसे बन रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम। और कोई रिजर्व है, एक रिजर्व बना था कैपिटल रिजर्व, ये देखो 3,500, ये भी रिजर्व होता है, रिजर्व सरप्लस के हेड में आता है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 3,500, तो टोटल अमाउंट आउटर में चला जाए 62,500, ठीक है, 62,500, 62,500 ऐड कर लेते हैं। 3,61,500 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट्स नंबर 3। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश एट बैंक, ठीक है। ये कैश एट बैंक का बैलेंस हमें दिखेगा। अब कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, देखो यहाँ पर एंट्री में आ जाते हैं, ठीक है। एंट्री में आने, लेकिन सिर्फ एंट्री में आने से नहीं होगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा हमारे पास कितना कैश है। यहाँ पर देखो बैंक रिलेटेड कोई एंट्री है कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो एक बैंक डेबिट हुआ है कितने से, ये हो गया है 10,000 से, ठीक है। और कोई यहाँ पर बैंक का एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू का एंट्री है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा ये हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कंपनी ने जब 30,000 शेयर्स इशू किए थे, इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग कैसे करेंगे, वर्किंग नोट बना लेते, ठीक है। कितना कैश आ जाएगा देखो यहाँ पर, पहले यहाँ पर लिखते हैं एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला होगा। एप्लीकेशन सभी ने भरा है, तो एप्लीकेशन का मिला होगा 30,000 इंटू 2, कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। ये पैसा मिल गया है एप्लीकेशन का। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट का ऐड करते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट का क्या हुआ था, अलॉटमेंट में सिर्फ राम के अलावा सभी ने अलॉटमेंट भरे भरे थे, ठीक है। तो अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला होगा, यहाँ पर एंट्री देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा। अलॉटमेंट का ये 2,500 नहीं मिला है, ठीक है, बाकी मिला है, तो अलॉटमेंट का 2,500 लेस कर देंगे। तो ऐसे करेंगे 30,000 इंटू जितना मिलना चाहिए था 5 रुपीज करके, माइनस 2,500, चेक कर लेते, 5 रुपीज ही था इंक्लूडिंग प्रीमियम एक बार, हाँ। अच्छा, तो 30,000 इंटू 5, 1,50,000 माइनस 2,500 जो नहीं मिला, ठीक है, 1,47,500 अलॉटमेंट। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद कॉल, कॉल का है ₹4, तो कॉल, कॉल में कितना मिलना चाहिए था, 30,000 इंटू कॉल का था 4 रुपीज करके, ये मिलना चाहिए था, कितना नहीं मिला यहाँ पर हम लोग को दिख जाएगा एंट्री में, फॉरफीचर में दिखेगा ना, ये देखो कॉल का 6,000 नहीं मिला, दोनों का शेयर का 1,000 एंड 500 करके 4, तो 6,000 नहीं मिला, तो 6,000 लेस कर देंगे।
तो ये हो गया 30,000 इंटू 4 माइनस 6,000, 1,14,000, ठीक है, 1,47,000, 60,000, 47,500 प्लस 60,000, तो ये हो रहा है 3,21,500। ये हो रहा है फॉरफीचर तक का केस, ठीक है। और जब री इशू हुआ, री इशू होने पे कुछ कलेक्शन हुआ है, री इशू होने पे 10,000 का कलेक्शन हुआ है, तो ये ऐड कर देंगे। प्लस 10,000, 3,31,000, 31,500, 3,61,000 है। क्या गलत हो गया, एक मिनट देखते हैं क्या रह गया हम लोग का। एप्लीकेशन का था 3 पर शेयर, ओ ये मैंने 2 कर दिया, 90 होगा। एप्लीकेशन का 3 पर शेयर, अच्छा 90,000 प्लस 1,47,500 प्लस 114, 3,51,500 प्लस 10,000, 3,61,500 हो गया, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा, 3,61,500, 3,61,500, 3,61,500। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, 3,61,500, ठीक है। ये वर्किंग नोट इसके अंडर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग से ही होगा। ये जो है इसके नीचे नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट दिन का जो क्वेश्चन था 15 वो अभी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखो 16th नंबर में क्या बोला है, A holds 2,000 shares of 10 each on which he has paid 2 as application money. B holds 4,000 shares of 10 each on which he has paid 2 per share on application money and 3 per share as allotment. तो अलग अलग शेयर होल्डर का कंडीशन बता रहा है। C holds 3,000 shares, 10 each and has paid 2 on application, 3 on allotment and 3 on first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call and the directors therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently at the rate of 12 per share paid up. Journalize the transaction relating to the forfeiture of reissue. फॉरफीचर और रीइश्यू का ट्रांजैक्शन एंट्री करने बोला है, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते क्या क्या बोला है। ए है, पहला शेयर होल्डर है ए, ये है ए, ठीक है। इसका डिटेल्स क्या है, 2,000 शेयर्स है 10 इच। इसके पास कितने सारे शेयर्स है, इसके पास है 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इच वाला, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 इच वाला है। इन्होंने पे किया है 2 एज एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन दिया है, ये पेड है, इतना ही बोला है यहाँ पर, ठीक है। बी होल्ड्स 4,000 शेयर्स, अब ये बी, इनके पास है 4,000 शेयर्स। बी होल्ड 4,000 शेयर्स 10 each, 2 per share application and 3 per share on allotment, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 वाला। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट में 3, ऐसा ही बोला था, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3। सी होल्ड 3,000 शेयर्स ऑफ 10 each, अब सी भी है क्वेश्चन में, इनके पास भी एट द रेट ऑफ 10 वाला शेयर्स है और इन्होंने 3,000 शेयर्स होल्ड कर रखा है। अच्छा, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, तो एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 और फर्स्ट कॉल 3, ठीक है, फर्स्ट कॉल भी 3। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, सभी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, सेकेंड एंड फाइनल ये जितना होगा उतना अमाउंट नहीं दिया गया है, इन्होंने ये सारा चीज दिया है, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर फॉरफिटेड देयर शेयर्स, अच्छा तो तब देखो यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये एज्यूम्ड है कि इन्होंने एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है।
सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये भी नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये हमें अलग से बता दिया कि सेकेंड फाइनल कॉल सभी ने फेल किया, मतलब ए बी सी सभी ने, लेकिन ए के बारे में तो बताया ओनली एप्लीकेशन, तो इसका मतलब बाकी एज्यूम्ड है कि बाकी भी नहीं दिया होगा। इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल कुछ नहीं बोला है, तो फर्स्ट कॉल अनपेड है, ठीक है, और जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो भी इनका अनपेड है। तो सेकेंड फाइनल कॉल होगा कितना, अगर 10 रुपीज का शेयर्स है सबके पास, तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, और ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 2 रुपीज नहीं दिया है फर्स्ट कॉल, यानी इन्होंने 3, ये 2 पेमेंट नहीं दिया है, ये 2 पेमेंट दिया है। अच्छा, इन्होंने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया है, 3 रुपीज नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज नहीं दिया है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज नहीं दिया है। अब इसके बाद मतलब जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा वेट किया कि हम पहले पूरा कॉल्ड अप करेंगे उसके बाद फॉरफिट करेंगे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जहां पर एप्लीकेशन नहीं दिया, अलॉटमेंट का एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फॉरफिट कर दिया, वो अलग क्वेश्चन होता है कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया। ऐसा भी केस होता है कि जिन्होंने जहां कैंसिल किया वहां वहां फॉरफिट हो गया, वैसे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल सबने फेल किया, मतलब डायरेक्टर ने सबको जो है टाइम दिया है कि फाइनल कॉल तक कि अगर ड्यूज पे करना चाहते हो तो कर दो, बट किसी ने नहीं किया, इनका शेयर फॉरफिट हो गया, द शेयर्स आर री इशूड। अब री इशू कर दिया गया है 12 रुपीज में, री इशू बोला है, कितना नहीं बोला है, तो ऑल शेयर्स मानेंगे, ठीक है। री इशू कितना हो जाएगा, 2000, 4000 एंड 3000, 9000, ठीक है। 9000 @12, मतलब प्रीमियम में 10 रुपए का शेयर 12 रुपीज में हो रहा है, यानी प्रीमियम में हो रहा है। बस यही है क्वेश्चन, हम लोगों को बोला है एंट्री पास करने के लिए फॉरफीचर का और रीइशू का। तो फॉरफीचर का एंट्री, तो फॉरफिट का मतलब होता है इनका होल्डिंग कैंसिल करना, तो इनसे जो भी कैपिटल जनरेट हुआ है उसको डेबिट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इनसे कितना कैपिटल जनरेट होने वाला था, टोटल 9000 शेयर्स था, 9000 इंटू 10, ठीक है, जितना मिलना चाहिए था, ठीक है। जो भी मैंने बोला था अगर याद है तो मैंने इस तरह से बोला था कि कितना मिलना चाहिए था इन तीनों से, इतना, ठीक है, कितना मिला, यानी टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर कितना मिला उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनसे मिला 2 रुपीज, ठीक है, तो इनसे कितना मिला होगा, यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हो इस तरह से, इनसे मिला है 2000 इंटू 2, यानी 4000, ठीक है। इनसे मिला 4000 इंटू 3 + 2 5, तो ये हो गया 20,000, और यहाँ पर मिला है सी से 3000 इंटू 3, 3, 6, 7, 8, 24,000, टोटल कर लो 24, 20 और 4, मतलब 24 एंड 24, मतलब 48, ठीक है। ये देखो 24 और ये दोनों मिला के 48,000, तो टू शेयर फॉर फीचर 48,000, ये क्या कौन सा अमाउंट है, जो पैसा मिला, और क्या क्या नहीं मिला, तो इसका हम लोग नाम लेके भी लिख सकते हैं, लाइक अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, ठीक है। एप्लीकेशन के अलावा सभी जगह पे एरियर है, अब सबने नहीं किया है लेकिन एरियर तो है, तो टू शेयर अलॉटमेंट से स्टार्ट करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट सिर्फ एक जन फेलियर है, मिस्टर ए, देखो बाकी सब में अलॉटमेंट में हम लोगों ने टिक कर रखा है ना, राइट। तो अलॉटमेंट 3 रुपीज नहीं मिला, 2000 इंटू 3 कर लो, यहाँ पर जगह है, 2000 इंटू 3, तो ये हो गया 6000। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला इन दोनों से, ठीक है, इनसे मिला है, तो मतलब 2000 + 4000, 6000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल का वैल्यू 6000 शेयर्स पे नहीं मिला, तो 6000 इंटू 3, तो 18,000। गुड इवनिंग उर्पिता। गुड इवनिंग मैम। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल देखो सभी ने नहीं दिया, तो 9000 इंटू वैल्यू कितना था, 9000, ये टोटल शेयर्स, और वैल्यू था हम लोगों का 2 रुपीज करके, 18, 18,000, ठीक है। तो ये हो गया फॉर फीचर का एंट्री, बीइंग
forfeiture of 9,000 shares of rupees 10 each for non payment of allotment, first call, second and final call. As per board's resolution number dated. ठीक है। अच्छा, अब हम लोग रीइशू का एंट्री करेंगे। तो सारा का सारा शेयर्स रीइशूज हुआ है 12 रुपीज में, तो रीइशू करने पे पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। 9,000 शेयर्स रीइशू हुए हैं एट द रेट ऑफ 12, तो 12 इंटू 9 108 होता है, और ये 30 मतलब 1,08,000 टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल हमेशा उसके कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल जब लिखेंगे तो उसका फेस वैल्यू आता है, ठीक है। यानी 10 रुपीज 9,000 इंटू 10, क्योंकि एट द रेट ऑफ 10 वाला है, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो ये हो गया 90,000 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा 9,000 इंटू 2 रुपीज 18,000, ठीक है। ये हो गया बीइंग forfeited shares reissue, forfeited shares reissue at the rate of rupees 12 per share, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल रिजर्व हमें चेक करना पड़ता है। कैपिटल रिजर्व में हम लोग कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, जो शेयर फॉरफीचर में है वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये शेयर फॉरफीचर हम लोग ये देखते हैं कि रीइश्यू करने में कोई लॉस हुआ कि नहीं। अब देखो, पहले ये शेयर 10 रुपीज में इशू हुआ था, अभी ये प्रीमियम में इशू हुआ, तो लॉस ऑन रीइश्यू 0। लॉस ऑन रीइश्यू इसके पहले दिन हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था, तो नेक्स्ट टाइम जब रीइश्यू हुआ था ना, तो वो पर वैल्यू से कम पे हुआ था, तो पर वैल्यू से ज्यादा पे हुआ, तो लॉस ऑन रीइश्यू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का अगर कोई लॉस हुआ नहीं, तो लॉस एडजस्ट करने का भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब फॉरफीचर का जितना भी अमाउंट है वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉरफीचर में इतना पैसा हम लोगों के पास आया है। अब लॉस ऑन रीइश्यू अगर 0 है हर एक शेयर्स पे, ठीक है, मतलब चाहे वो मिस्टर ए का हो, मिस्टर बी का हो, मिस्टर सी का हो, या फिर मतलब 3 ही थे, ठीक है, तो तीनों का कोई भी हमारा लॉस नहीं ऑकर हो रहा है, ठीक है। अगर लॉस होता तो हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है। जैसे मिस्टर ए का हम लोगों ने 2 रुपीज करके लिया, वहां पर मैंने टोटल तो 48 लिख दिया, लेकिन अगर लॉस ऑन रीइश्यू होता तो ए का 2 रुपीज हमें एडजस्ट करना पड़ता, बी के केस में हमें ये इतना एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है, सी के केस में हम लोग को इतना एडजस्ट करना पड़ता। मतलब हम लोग इस तरह से करते कि मिस्टर ए से 2 रुपीज ले रखे थे, लॉस ऑन रीइश्यू कितना है वो चेक करना पड़ता, फिर हम लोग कैपिटल रिजर्व वहां पर ट्रांसफर कर सकते थे। बट यहाँ पर बोल रहा है प्रीमियम में रीइश्यू हुआ है तो नो लॉस, तो पूरा का पूरा फॉरफीचर का अमाउंट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो थर्ड एंट्री यहाँ पर हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व being profit on reissue ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर लिखा है मैंने, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस हो गया, और तो कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, जो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक कैश एकदम स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कैश के लिए कर सकती है, कुछ फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदने से वो क्रेडिटर को भी शेयर इशू कर सकती है। तो देखो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश,
पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जनरली इशू देयर शेयर्स फॉर कैश, नॉर्मली कैश के लिए कंपनी शेयर इशू करती है, एंड यूज सच कैश टू बाई द वेरियस टाइप ऑफ एसेट नीडेड इन द बिजनेस। कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली मतलब शेयर को दे के किसी क्रेडिटर को और एसेट नहीं खरीदती है, ठीक है। नॉर्मली कंपनी शेयर इशू करके जो कैपिटल जनरेट करती है ना, जो पैसा आता है कंपनी के पास, कैश टू कैपिटल या फिर कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये पैसे से वो फिक्स्ड एसेट खरीदती है, ठीक है, बिजनेस में, ये नॉर्मल बात है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, समटाइम्स हाउएवर ए कंपनी में इशू शेयर्स इन ए डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर लैंड, ठीक है, कंपनी बोल रही है मुझे एक लैंड खरीदना है, लेकिन हम पैसा वैसा नहीं देने वाले, हम अपना कंपनी का शेयर इशू करेंगे इसके अगेंस्ट में, ठीक है, बिल्डिंग के लिए और अदर एसेट। शेयर्स में ऑल्सो भी इशूड इन पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय प्रोमोटर, प्रोमोटर को शेयर इशू कर सकते हैं, लॉयर्स को इशू कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। दीज शेयर शुड बी शोन सेपरेटली अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। अगर ऐसा कोई इशू हो रहा है, लाइक हम लोग प्रोमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं, लॉयर को शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग एसेट खरीद रहे हैं, किसी तरह का एसेट लाइक बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, किसी भी तरह का एसेट परचेज कर रहे हैं बाय शेयर इशू करके, ठीक है, बाय इशूइंग शेयर, तो हमें उसको शेयर कैपिटल में सेपरेटली दिखाना पड़ता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ ये नहीं दिखा देंगे, देखो, क्योंकि कैश आने से मतलब बेसिकली बैंक होना चाहिए, ठीक है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर एसेट खरीदेंगे तो पैसा नहीं आएगा, कैश की जगह एसेट हो जाएगा, एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारे पास आया क्या, इन रिटर्न इन एक्सचेंज एसेट आया, ठीक है। तो इसको जब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे तो वहां पर हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये कैपिटल अगेंस्ट कैश या बैंक नहीं है, ये कैपिटल अगेंस्ट एसेट है, इसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये रूल्स है, करना पड़ेगा ही, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो गलत होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है और उसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है, अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे उसे अलग से तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, अलग से दिखाना मैंडेटरी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, देखो, विद इन स्पेसिफाइड टाइम ऑफ अलॉटमेंट द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस, company within specified time of allotment the company must produce before the registrar a written contract of sale or sale of service in respect of which shares have been allotted। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, विद इन स्पेसिफाइड टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो है वो स्पेसिफाइड टाइम में कर देना पड़ेगा। फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच शेयर्स हैव बीन अलॉटेड। इन्होंने जो शेयर अलॉट किया है वो तो कैश के लिए नहीं किया, पैसे के लिए, तो दूसरे कोई भी चीजों के लिए किया हो तो उसके लिए रजिस्ट्रार के पास एक रिटन डॉक्यूमेंट उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एसेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होगा, अभी भी मैंने दिखाया, एसेट टू शेयर कैपिटल। अब इन्होंने सिर्फ शेयर कैपिटल इसीलिए लिखा है क्योंकि हम लोग इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ही इशू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो रहेगा वो हम लोग लिख देंगे, तो एंट्री जो है वो बिल्कुल आसान है, ठीक है, कैश की जगह हमारे पास एसेट आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, X company limited was incorporated with an authorized capital of 90,000 equity share of 10 each. The company purchased land and building from Y and Company Limited for 4 lakh for rupees 4 lakh payable in fully paid up shares of the company। तो कंपनी क्या कर रही है, ये 4 लाख का एसेट खरीद रही है, लैंड बिल्डिंग, और उसके अगेंस्ट में फुल्ली पेड अप शेयर्स दे रही है। द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वेयर इशू टू द पब्लिक। अब इनको शेयर्स देने के बाद जो बच जाएगा वो पब्लिक को दे दिया जाएगा। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि 4 लाख के अगेंस्ट में कितना शेयर इशू करना पड़ रहा है, विच वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर, ठीक है, और सारे शेयर्स जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड भी है और पेड भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये देखो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है, यानी किस तरह से हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जर्नल एंट्री करेंगे। तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। सबसे पहले एसेट परचेज करने का हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो एसेट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किन से खरीदा गया है, तो देखो सेलर का नाम है वाई कंपनी लिमिटेड टू, ये पहले ड्यू ड्यू एंट्री कर दी है, ठीक है। अगर खरीदना है तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर कितने का एसेट खरीद रहा है, 4 लाख,
being the land and building purchased from Y Company Limited as per agreement dated, ठीक है, एग्रीमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा, अब हम लोग वाई कंपनी लिमिटेड को उनका पेमेंट करेंगे, बट कैश में नहीं, शेयर इशू करके। तो वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये हमारे क्रेडिटर थे, क्रेडिट हुआ था, ठीक है। ये क्या एंट्री है, ये होता है ड्यू एंट्री, ड्यू, ठीक है, कि हम लोगों के पास लैंड बिल्डिंग आ रहा है, उसके अगेंस्ट में क्रेडिटर जनरेट हो रहा है, लेकिन हम लोग क्रेडिट नहीं रख रहे हैं, हम लोग पेमेंट करेंगे, लेकिन कैश में नहीं, उनको शेयर देंगे, और ऐसा उनसे पहले ही हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। तो वाई कंपनी लिमिटेड हो गया डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कितने का शेयर्स देना पड़ेगा, टोटल 4 लाख रुपीस का पूरा, अगर हमें रिलीज कर देना है, जो भी लाइबिलिटी है, जो कि दिखा रहा है कि पूरा ही इन्होंने रिलीज कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा है, लेकिन हमें ये तो पता करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए, ठीक है। ये तो वैल्यूज, शेयर्स के वैल्यूज, जो जितने शेयर्स के वैल्यू 4 लाख होंगे उतने हमें देने पड़ेंगे, जितने सारे नंबर ऑफ शेयर्स के वैल्यू 4 लाख रुपीस होंगे उतने सारे शेयर्स अलॉट करना पड़ेगा वाई कंपनी लिमिटेड को, बट वो नंबर क्या है वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर तब हम लोग नैरेशन में लिखेंगे कि बीइंग इतने सारे शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने यहाँ पर ब्लैंक रख दिया, ये हम लोग कैलकुलेट करके हम सिखाएंगे अभी कितना लिखना पड़ेगा। बीइंग शेयर्स ऑफ रुपीस, पहले देखो कितने रुपीस का शेयर्स था, शेयर्स था 10 रुपीस, ठीक है, रुपीस 10 ईच इशूड to Y Company Limited on purchase of land and building। तो देखो कैसे पता करोगे कि कितने सारे शेयर्स इशू किए गए। तो देखो अगर हम लोग इस क्रेडिटर से कोई 10 रुपीस का एसेट लेते, ये जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर कोई 10 रुपीस का एसेट लेते तो कितना शेयर देना पड़ता, ये बताओ मुझे। अगर हम लोग वाई कंपनी लिमिटेड से 10 रुपीस का कोई एसेट लेते तो हमें कितना शेयर देना पड़ता, बोलो। मैम एक्स्ट्रा शेयर। करेक्ट, 1 शेयर देना पड़ता, ठीक है। तो अगर हमें 10 रुपीस का कोई एसेट लेना है तो हमें उनको 1 शेयर अलॉट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 4 लाख रुपीस का एसेट ले रहे हैं तो कितना शेयर अलॉट करना पड़ेगा, 10 के लिए 1, 1 के लिए 1/10। तो 4 लाख का अगर हम लोग एसेट ले रहे हैं तो कितना शेयर्स हमें अलॉट करना पड़ेगा, ये 4 लाख, बताओ कितना हो जाएगा। 40,000। 40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 40,000। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा पता है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक तो तुम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर इसको सबसे इजीली हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अगेंस्ट एसेट इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट। अभी अभी हम लोगों ने वही किया ना, ऊपर कितना था, 4 लाख था। सोचो मैंने लिखा था 10 इक्वल 1, 1 फॉर 1/10 एंड फॉर 4 लाख 1 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, यानी ऊपर 4 लाख आ रहा था वैल्यू ऑफ एसेट, डिवाइडेड बाई यहाँ पर होना चाहिए इशू प्राइस, ठीक है। कौन सा वैल्यू होना चाहिए, इशू प्राइस, क्योंकि देखो एक बार सोच के देखो, इशू प्राइस होगा यहाँ पर, इशू प्राइस और पर वैल्यू इक्वल है, मतलब 10 नॉर्मली यही फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या पर वैल्यू होता है इक्विटी शेयर का। अगर ये 12 पे होता तो अब हम कैसे एक्सप्लेन करते तुम लोग को, तब हम इस तरह से बोलते कि अगर हम लोग को 12 रुपीस का कोई एसेट चाहिए तो हमें 1 शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हमारा एक शेयर 12 रुपीस का है। अगर ये 10 के जगह 12 होता मीन्स
प्रीमियम में होता, ठीक है। तो इसका इशू प्राइस कितना हो गया 12। तो हम इस तरह से तुम लोग को समझाते कि 12 रुपीज का कोई एसेट लेना है तो एक शेयर अलॉट करना पड़ेगा वाई कंपनी लिमिटेड को, और अगर हम लोग 4 लाख लेना चाहते हैं 4 लाख का एसेट तो उतने क्वांटिटी में शेयर इशू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वैल्यूज ऑफ एसेट डिवाइडेड बाई हो जाता है इशू प्राइस, ठीक है। लॉजिक है बात में, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक भी है। तो मैंने पहले लॉजिक बता दिया, देन मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो तुम लोग अगर लॉजिक याद रख सकते हो तो फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं। अच्छा, और उसके बाद ये वाला एंट्री भी करना था, ठीक है। और बोला था ना कि इनको शेयर देने के बाद जितना भी बचेगा वो बाकी पब्लिक को इशू कर देंगे। आप बोलो कितना बच रहा है, टोटल कितना था, हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखो टोटल इनका 90,000 इक्विटी शेयर्स था, सॉरी ऑथराइज्ड कैपिटल था। टोटल 90,000 ऑथराइज्ड कैपिटल था। कंपनी ने लैंड बिल्डिंग परचेस करने के लिए 40,000 शेयर्स दे दिया है, किसको, वाई कंपनी लिमिटेड को। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। और रिमेनिंग बैलेंस, बैलेंस कितना बचेगा, 90,000 में 40,000 अगर वाई कंपनी लिमिटेड को चला गया तो लिमिटेड जो पब्लिक को इशू करना चाहती है ये कंपनी, दैट इज एक्स कंपनी लिमिटेड, पब्लिक को कितना इशू करेगी, इसका मतलब रिमेनिंग कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। और ये 50,000 पब्लिक को इशू किया जाएगा, और ये फुल इशू हुआ भी है, सब्सक्राइब्ड भी हुआ है, पेड भी हुआ है, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट बोला हुआ था तो इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो इसका नेक्स्ट और दो एंट्री होगा। शेयर इशू किया है तो पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब एंट्री कैसे लिखे, एंट्री कैसे लिखे, क्योंकि हम लोग को तो नहीं पता ये एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट में कितना है, ये इंडिविजुअली नहीं पता है। तो अगर याद आ रहा है जब हम लोग पूरा डिटेल्स में इसका पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा कि अगर हमें कुछ ना बताया जाए तो हम लोग ना इस तरह से लिखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इस तरह से कंबाइनली लिखा जाता है, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, जहां पर हमें इंडिविजुअली नहीं पता हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं होता है। कॉल का भी पैसा हो सकता है लेकिन ये काफी है लिखना, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स जो रिमेनिंग है, बैलेंस है, वो 10 रुपीज करके इशू हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक को भी उसी प्राइस में इशू किया गया है, ऐसे ही बोला है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग इशू ऑफ 50,000 शेयर्स at the rate of ₹10 each as per board's resolution number। और ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to equity share capital। being share allotted for application money received। जितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ उसके अगेंस्ट में अलॉटमेंट कर दिया गया। अच्छा, और हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने बोला था इस क्वेश्चन का, तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। इसमें कोई प्रीमियम नहीं था इसीलिए मैंने रिजर्व सरप्लस लिखा नहीं, ठीक है। कोई फॉरफीचर भी नहीं था कि कैपिटल रिजर्व वगैरह जनरेट हुआ होगा। ये यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एसेट, एसेट्स
लेकिन यहाँ पर नॉन करेंट एसेट होगा, ठीक है। एसेट में नॉन करेंट एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया है ना, नॉन करेंट एसेट, उसमें फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, और इसके अंडर टेंजिबल एसेट। वैसे आजकल इसको लिखा जाता है पीपीई, ठीक है, पीपीई लिखा जाता है। नोट्स नंबर 2 हो गया, और सेकंड हो जाएगा करेंट एसेट। पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस नॉन करेंट, फिक्स्ड एसेट की जगह लिखा जाता है, नॉन करेंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट की जगह लिखा जाता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स नंबर 3। अब नोट बना लेते हैं। नोट्स नंबर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। शेयर कैपिटल, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड अलग से बता दिया तो हम लोग लिख लेते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसका प्रेजेंटेशन लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 90,000 एट द रेट ऑफ 10, 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो यहाँ पर हो गया 9 लाख। ये क्लोज हो जाएगा, ये कभी भी शो नहीं होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट इशूड होता है, ऑथराइज्ड के बाद ही हम लोग इशू कर सकते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। तो इशू हुआ है कितना, 40,000 और 50, पूरा का पूरा इशू हुआ है, तो 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 9 लाख इशूड हो गया। उसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये भी फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ये पूरा हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसका हो जाएगा अमाउंट 90,000 ही हो जाएगा, 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये हो गया 9 लाख, ये हो गया 9 लाख। अच्छा, नेक्स्ट सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड अप एंड पेड अप, कितना कॉल्ड अप हुआ और कितना पेड अप हुआ। तो कॉल्ड अप तो फुल्ली था और पेड अप भी फुल्ली हुआ है, ठीक है। तो 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये हो गया 9 लाख, ठीक है। ये हम लोग दिखा सकते हैं, यही वाला हमें बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, बट इसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इसमें से कितना अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे आउट ऑफ द एबव 40,000 शेयर्स have been allotted as fully paid up pursuant to contract। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पे हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश, रिसीव्ड इन कैश, मतलब अदर देन कैश वाला कंडीशन, ये यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 9 लाख, ये 9 लाख हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर।
ये यहाँ क्लोज हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी में और कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये 9 लाख से क्लोज हो गया। अब फिक्स्ड एसेट, नेक्स्ट ये वाला फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट नोट्स नंबर 2। टेंजिबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख का, 4 लाख। यहाँ पर एक अमाउंट कॉलम था, यहाँ पर एक अमाउंट कॉलम, ठीक है। 4 लाख 4 लाख यहाँ पर लिख देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश कितना आया तो यहाँ पर नोट्स नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक, बैंक, बैंक बैलेंस ऐसे लिख देते हैं, या फिर बैलेंस एट बैंक वैसे भी लिख सकते हैं। अब कितना कैश आया होगा, अब टोटल 90,000 शेयर्स इशू हुआ है, लेकिन उसपे से 40,000 जो है वो तो उसके अगेंस्ट में लैंड बिल्डिंग आया, तो बाकी 50,000 के अगेंस्ट में कैश आया, 50,000 इंटू 10, ठीक है। वो ऐसे भी एंट्री में दिख ही रहा है, तो 5 लाख, ये देखो एंट्री में यहाँ पर दिख रहा है बैंक, है ना, 5 लाख। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख, तो टोटल 9 लाख हो गया, 9 लाख, ठीक है, टैली हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज करते हैं, देखो ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एमसीक्यूज और जो भी क्वेश्चंस है इसके साथ वो हम लोग देखेंगे। तो तुम लोग बताओ भी मुझे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ ए होल्डर ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। सोचो, हम लोगों ने मतलब शेयर्स का पढ़ा था ना कि लिमिटेड बाय शेयर्स, तो ये लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए बोला है, लेकिन लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स टूवर्ड्स शेयर कितना होता था। लाइबिलिटी ऑफ होल्डर ऑफ ए शेयर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। क्या ये ट्रू है, बोलो। नहीं याद आ रहा है मेरा एग्जांपल, अगर कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज है, ठीक है, और कंपनी ने अभी तक कॉल किया है, ठीक है, कॉल किया है 8 रुपीज तक, तो कंपनी फ्यूचर में अपने शेयर होल्डर से सिर्फ और सिर्फ और 2 रुपीज ही कॉल कर सकती है। इसको बोलते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड टू शेयर, ठीक है। जितना मतलब लिमिटेड बाय शेयर, शेयर जितना ड्यू रहेगा शेयर के लिए उतना ही कंपनी जो है कॉल कर सकती है अपने शेयर होल्डर से, इससे ज्यादा एक शेयर होल्डर का कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा। उसको बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो लाइबिलिटी ऑफ होल्डर ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। तो लाइबिलिटी ऑफ ए होल्डर ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड, कितना तक लिमिटेड होता है, टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। ये क्या सही है, क्या लग रहा है, बोलो। लिमिटेड बाय शेयर्स का कंसेप्ट मैंने एक बार फिर से याद दिला दिया, क्या लग रहा है, सही है कि गलत। फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि ये फेस वैल्यू तक लिमिटेड नहीं होता है, ये कौन से वैल्यू तक लिमिटेड होता है, इशू प्राइस, ठीक है, इशू प्राइस। लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम, इसीलिए फॉल्स होगा, ठीक है। सेकेंड, ऑथराइज्ड कैपिटल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू। ऑथराइज्ड कैपिटल को क्या हम लोग फेस वैल्यू पे दिखाते हैं, सोचो। ऑथराइज्ड कैपिटल को, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्योंकि प्रीमियम होगा तो वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, तो सारा का सारा किस में दिखता है, फेस वैल्यू में। तो क्या ये सही है आंसर, बताओ। ट्रू। ट्रू होगा, ठीक है, ये ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम लगता है कि यहाँ पर बोल रहा है ऑथराइज्ड कैपिटल अपीयर्स इन, ये एक्चुअली बैलेंस शीट, ये पुराने कंसेप्ट में हो रहा है, बैलेंस शीट में तो अपीयर नहीं करता है, ठीक है। ये पुराने सिस्टम में बैलेंस शीट में अपीयर करता था, बट अभी तो नोट्स टू अकाउंट्स में अपीयर करता है, बैलेंस शीट में नहीं करता है। लेकिन एडेड भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में भी ऐड नहीं होता था पुराने कंसेप्ट में। अगर टी शेप में देखो, जब टी शेप में कंपनी अकाउंट्स भी बनता था कभी, तभी ये ऑथराइज्ड कैपिटल वहां दिखाना पड़ता था, बट वो भी क्लोज हो जाता था, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पर एक्चुअली वो फेस वैल्यू पे ही ज्यादा जोर देके पूछा गया है कि ऑथराइज्ड कैपिटल फेस वैल्यू पे बुक होता है कि नहीं। हाँ, फेस वैल्यू,
नॉमिनल वैल्यू या पर वैल्यू पे होता है। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो डिविडेंड है रेट प्रेफरेंस शेयर का, क्या वो ईयर टू ईयर वेरी करता है या फिक्स्ड होता है? बोलो, हम लोगों ने तो इतने टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर सारा चीज पढ़ा, बोलो। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर फॉल्स होगा ना। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो पहले इश्यू के टाइम पे बता दिया जाता है उतना ही होता है। ये लोग रिस्क टेकर नहीं होते ना, इनका गेन फिक्स्ड होता है। कंपनी अच्छा भी करे तो भी इनको उतना ही मिलेगा जितना बोल दिया गया है। अगर कंपनी का कंडीशन मतलब खराब है तब भी ये अपना जो है वो लेके ही मानते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो ये रिस्क टेकर नहीं है, मतलब ये जो है ये इसलिए ट्रू ओनर नहीं है, घर वाले जैसा बिहेव नहीं करते, ठीक है, पड़ोसी जैसा बिहेव करते हैं। तो द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये फॉल्स है। अच्छा, एक कंपनी में इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैंने बताया था, क्या कंपनी को डिस्काउंट में शेयर पब्लिक को इशू करना अलाउड है? सोचो, इसके बारे में मैंने बहुत बार बोला था, क्या पब्लिक को इशू करना अलाउड है? क्वेश्चन रह सकता है, नहीं है, क्वेश्चन में रह सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों का प्रैक्टिकली देखो तो अलाउड नहीं है। कंपनी सिर्फ अपने एम्प्लॉय लोगों को दे सकती है स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट में, बाकी जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एक कम स्वेट इक्विटी, अच्छा यही वाला आ गया। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर इशूड टू एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर एट डिस्काउंट। अभी भी बता ही दिया, बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स? बोलो, स्वेट इक्विटी शेयर्स अभी तो मैंने बता दिया, ट्रू होगा ना, अभी तो मैंने ये डिस्कस कर ही दिया। एज पर टेबल एफ, टेबल एफ क्या था? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का रेट बताया गया था कि कितना रेट कंपनी को देना पड़ेगा रेट पे और कितने रेट पे कंपनी ले सकती है। एरियर होगा तो कंपनी को मिलेगा, एडवांस है तो कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 10%। क्या सही दिया हुआ है दोनों रेट या फिर उल्टा दिया हुआ है? सोच के देखो, दोनों गलत है। ये फॉल्स हो जाएगा दोनों, ठीक है। ये उल्टा दिया हुआ है ना, ये 12 होता, ये 10 होता, ठीक है। कंपनी कम चार्ज करती है कि ठीक है आप कॉल इन एरियर कर रहे हो, आप मुझे 10, मतलब ये कंपनी नहीं डिसाइड करती है, टेबल एफ में ये मतलब प्री डिटरमाइंड है, ठीक है। मतलब ये है पहले से प्रेस्क्राइब्ड है, इससे कम बेसी कम कर सकती है कंपनी, ज्यादा नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये दोनों फॉल्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स। बोलो ये सही है कि गलत? कोई नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर याद करो, नॉन पार्टिसिपेटिंग अगर कोई है तो क्या उनको वोटिंग राइट मिलेगा? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग नाम से ही तो पता चल रहा है ना, ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, इनका वोटिंग राइट्स नहीं होता है। अच्छा, फॉरफिटेड शेयर्स आर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जो कंपनी शेयर फॉरफिट करती है वो कंपनी रीसेल करती है, एक्चुअली उसका लैंग्वेज रीसेल होता है। वो फिर से हम लोग इशू बोल देते हैं लेकिन वो फिर से इशू नहीं, वो रीसेल ही होता है। ऐसा कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट दिन फॉरफीचर में स्टार्ट भी किया था। अब मुझे बताओ तब ये सही है कि गलत, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ठीक है। एक्चुअली इसका लैंग्वेज क्या होता है, ये कंपनी रीसेल करती है, ठीक है। री अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है। री इशू या रीसेल बोल सकते हैं बट री अलॉटमेंट नहीं होता है, सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट से नाम चेंज हो जाता है। लॉस ऑन री इशू शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। मतलब अगर हम लोग री इशू कर रहे हैं उस पे जो लॉस होगा वो पहले से उस शेयर्स पे जितना हम लोगों ने गेन किया था क्या उससे ज्यादा होने से चलेगा। इसका कंसेप्ट भी लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था कि बताया गया है कि लॉस ऑन री इशू जो है वो फॉरफिटेड अमाउंट से एक्सीड करना चाहिए या नहीं, ये मैंने बताया था लास्ट दिन। तुम लोग बताओ, मतलब कंसेप्ट ये है, मान लो एक शेयर जो है 10 रुपीज का था, ठीक है। अब इस शेयर्स पे मान लो एप्लीकेशन का 2 रुपीज मिल गया था, अलॉटमेंट का भी मान लो 3 रुपीज मिल गया था और कॉल का जो है यहाँ पर 5 रुपीज ये नहीं मिला था, ठीक है। इसका मतलब 5 रुपीज मिल गया। अगर हम लोग इसको रीइशू कर देते हैं, मान लो रीइशू करते हैं 3 रुपीज में, रीइशू 3 रुपीज में करते हैं तो लॉस कितना हो रहा है? अगर रीइशू 3 रुपीज में करेंगे तो लॉस कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3, पहले 10 रुपीज में इशू हुआ था, 7 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑन री इशू ये
फॉरफीचर अमाउंट, फॉरफीचर मतलब जितना हम लोगों ने इस शेयर्स पे ले लिया जो हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे जब हम लोग उनका शेयर फॉरफिट करेंगे, तो लॉस ऑन रीइश्यू जो है वो फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा होगा, ऐसा यहाँ पर बोल रखा है। तुम लोग को बताना है ट्रू होगा कि फॉल्स। कंसेप्ट मैंने बता दिया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कि लॉस ऑन रीइश्यू जो है वो फॉरफिटेड अमाउंट से एक्सीड करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए तुम लोग देख सकते हो, कहीं पर भी एक्सीड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये लॉ को फिर नहीं मानेगा ना। ये देखो लॉ में लिखा हुआ है, ये पहले से रूल्स है। ये देखो हम दिखा देते हैं, ये तो लास्ट दिन ही डिस्कस किया था हम लोगों ने। ये देखो, लॉस ऑन रेशियो शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है, ये पहले पॉइंट पे ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज देखो यहाँ पर। द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पर वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू। तो पर वैल्यू से जितना भी ज्यादा मिलता है वो कहां पर क्रेडिट किया जाता है? कॉल्स इन एडवांस, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो क्या होगा आंसर? सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। प्रीमियम होता है पर वैल्यू से जितना भी ज्यादा वो प्रीमियम होता है। सेकेंड, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय ए कंपनी फॉर, बहुत सारा लिस्ट बोला था मैंने कि कंपनी कहाँ कहाँ प्रीमियम का वैल्यू यूज कर सकती है, और उसके साथ ये पॉइंट भी बोला था कुछ स्पेशल कंपनियां हैं जिनको सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, सेक्शन में एक सेक्शन नंबर था जहां पर डिफाइन किया गया है कि वो कंपनी पॉइंट बी और डी ऐसा कुछ था जिसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। अगर तुम लोग को आ रहा है याद कौन सा पॉइंट का बात हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कंपनी यूटिलाइज कर सकती है कौन सी चीज के लिए? राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू नेचर, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो कौन से केस में यूज कर सकती है? लिस्ट था, ये देखो यहाँ पर। सिक्योरिटीज प्रीमियम का लिस्ट था। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है, अगर अंडर राइटर के थ्रू से शेयर इशू करवाया है कंपनी ने तो उसके लिए यूज कर सकता है। ये देखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, कमीशन पेबल ऑन, ये वाला क्या था, ये वाला नहीं, हाँ चला गया। फुल सब्सक्रिप्शन, मुझे तो पॉइंट याद है लेकिन तुम लोग को एक बार दिखा देते हैं कहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये देखो प्रीमियम वाला पॉइंट आ गया। ये देखो कहाँ कहाँ प्रीमियम यूज कर सकते हैं, सेक्शन 52 में बता रहे। ये देखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, टुवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड, बोनस शेयर इशू करने के लिए, फ्री का शेयर होता है बोला भी था। एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को डिवेंचर या शेयर इशू करते हुए किसी तरह का कमीशन का खर्चा था, डिस्काउंट अलाउड किया था या कोई एक्सपेंसेस था, उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। और प्रीमियम का पैसा हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए यूज कर सकते हैं, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए यूज कर सकते हैं, और बाईबैक करने के लिए मैंने बोला भी था ओन शेयर परचेज यानी बाईबैक करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन बी और डी पॉइंट का यूटिलाइजेशन कुछ स्पेसिफिक कंपनी जिनको सेक्शन 133 में डिफाइन किया गया है वो अप्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, अब मैंने तो याद दिला दिया, अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सा आंसर होगा। बोलो, securities premium amount may be utilized by a company for writing off any loss on sale of fixed asset, writing off any loss of revenue nature, writing off expenses and discount on the issue of debenture। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बोलो? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, सी है ना। ये वाला ही तो दिया हुआ था, ये सब तो कुछ पॉइंट दिया हुआ था ही नहीं, तो ये सब में तो यूटिलाइज होता नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर में देखो, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, ये तो हम लोग लास्ट क्लास और आज कर रहे हैं। जब शेयर फॉरफिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं कौन से अमाउंट से? बिना देख के भी मुझे बोल सकते हो यहाँ से ऑप्शन। हम लोग यहाँ पर कौन सा अमाउंट देते हैं?
वो लोग कितना अमाउंट देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिट होता है इनटू क्या करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू, बोलो इनटू कौन सा वैल्यू करते हैं हम लोग, कितना वैल्यू दिखाते हैं इनटू, हमेशा क्या होता है कॉल्ड अप, जितना Called कॉल up. किया, जितना कॉल किया उतना ही नहीं मिलेगा ना। अगर हम लोगों ने मान लो 10 में 8 तक ही कॉल किया तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 2 रुपए भी हमें नहीं मिले, ये नहीं बोल सकते कि 2 रुपीज भी नहीं मिला, हम लोग बोलेंगे 8 रुपीज ही नहीं मिला, जितना मांगा उतना मिला कि नहीं वो देखना है ना, कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप वैल्यू होगा, अब देखते हैं यहाँ पर कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल, कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, बी और सी। तो सेकंड पॉइंट देखना पड़ेगा, एंड द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड कितने से हो, कितना मिला, जो गेन था तो कितना मिलेगा, जितने सारे शेयर्स फॉरफिट हो रहे उस पे काउंट करेंगे, कितना मिला तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या होगा, बोलो यहाँ से लैंग्वेज देख के, कॉल्सिन एरियर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड, कौन सा आंसर होगा, Amount received on share forfeited. करेक्ट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी। फोर्थ नंबर देखो, T Limited proposed to issue 6,000 equity share of 100 each at a premium of 40%. The minimum amount of application money to be collected as per the Companies Act 2013. Companies Act 2013 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितना होना चाहिए और सेबी के हिसाब से कितना होना चाहिए, इसका हम लोगों ने गाइडलाइंस देखा था। अगर तुम लोग को याद है तो बताओ, नहीं तो हम यहाँ पर वो बता देते हैं, देख के देखो। एप्लीकेशन मनी जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, वो कंपनीज एक्ट 2013 का रेट अलग है, ठीक है, और सेबी का अपना अलग गाइडलाइन है। देखो वो भी कहां पर था, दिखा देते हैं, एक सेकंड, अभी मिल जाएगा। शेयर कैपिटल इशू प्राइस, कौन से पेज में, ये रहा, ये देखो 39, सेक्शन 39 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एप्लीकेशन मनी मस्ट बी, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट 2013, ये छोटा छोटा पॉइंट जो है नोट कर लो कॉपी में। और सेबी के हिसाब से मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, 25, नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस, इशू प्राइस का 25% होना चाहिए, और यहाँ पर एटलीस्ट 5%, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 5% ऑफ, लेकिन फेस वैल्यू, ठीक है, ये चीज देखो, 5% ऑफ फेस वैल्यू, एटलीस्ट मतलब 5% या उससे ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू। और जो सेबी के गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से नॉट बी लेस देन मतलब एटलीस्ट 25% ऑफ, लेकिन यहाँ पर इशू प्राइस है, यहाँ पर फेस वैल्यू है, ठीक है, ये भी पॉइंट जो है ध्यान से हमें देखना है ताकि एमसीक्यूज में हम लोग समझ पाए, ठीक है। ये देखो, अब तुम लोग मुझे बताओ सही आंसर क्या होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बोलो, यहाँ पर अगर कंपनीज एक्ट 2013 लगाएंगे तो कौन सा प्राइस होगा, 3 ऑप्शन दे रखा है, बोलो। Option A. Ma'am, option A. ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 5% ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ, डिविडेंड जो दिया जाता है वो एक परसेंटेज में दिया जाता है, लेकिन परसेंटेज को किस पे काउंट करते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल पे, नेट प्रॉफिट पे, या पेड अप कैपिटल पे, बोलो जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे वो किस पे होगा, Paid up capital. करेक्ट, पेड अप कैपिटल पे होता है, ठीक है। ऑथराइज्ड का तो ये तो कोई ऑप्शन एकदम इनवैलिड है, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल पे कैसे दे दे, ऑथराइज्ड कैपिटल जरूरी है, सारा इशू किया था हम लोगों ने, जरूरी तो नहीं है। नेट प्रॉफिट पे डिविडेंड नहीं कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट देख के हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम लोग इस बार डिविडेंड जो है वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और अगर प्रेफरेंस को दे भी दिए तो इक्विटी को कितना दे पाएंगे वो बात अलग होता है। तो नेट प्रॉफिट जो है वहां से डिविडेंड पेड होता है, लेकिन देंगे कितने पे, जितने सारे शेयर होल्डर होंगे, सोचो अगर 10 शेयर होल्डर है, उन्होंने 10 रुपए करके पेड अप कर रखा था, तो पेड अप कैपिटल कितना हो गया 100, यानी हमें 10 शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। यानी पेड अप अगर कैपिटल के हिसाब से देखो तो इतने लोगों को देना पड़ेगा ना, तो इतने लोगों ने कितना कैपिटल जनरेट किया, 100, अगर 10 रुपीज पेड अप किया है तो इतने पे हमें देना पड़ेगा।
और ये 100 रुपीज हम लोग नेट प्रॉफिट से लेके देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, अभी अभी दिखाया तुम लोगों को पेज, वहां पर जाके दिखाया मैंने, बोलो ए बी सी तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स, ठीक है। अच्छा, सेवेंथ नंबर देखो, जी लिमिटेड एक्वर्ड एसेट और 7,50,000 फ्रॉम एच लिमिटेड by issue of shares 100 at a premium of 25%. The number of shares to be issued by G Limited to settle the purchase consideration. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। हम लोग एक 7,50,000 का एसेट खरीद रहे हैं एच लिमिटेड से, और उनको इशू कर रहे हैं 100 रुपीज वाला शेयर, लेकिन उसका इशू प्राइस हम लोगों ने क्या मार्केट में कर रखा है, 25 प्रीमियम लगा के 125 कर रखा है, ठीक है। तो इनको कितने सारे शेयर्स हमें देने पड़ेंगे एज अ परचेज कंसिडरेशन, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। 6,000। 6,000 होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, अगर 125 का कोई एसेट लेना चाहते हैं तो एक शेयर अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 रुपए का कोई भी एसेट लेंगे 1/125, और 7,50,000 का कोई भी एसेट लेंगे तो 7,50,000 डिवाइडेड बाई 125 कर लो, 6,000 आ जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाई इशू प्राइस होना चाहिए। बाई चांस अगर 100 से कर दोगे और ये आंसर टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज भी हम लोगों ने देख लिया एक बार, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या होता है, यूटिलाइजेशन, तो ये तो मैंने पढ़ा है, तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, X Limited invited application for 10 lakh shares, 100 each, payable as follows: 20 application allotment, first call, final call. All the shares were applied for and allotted. A shareholder holding 20,000 shares paid the whole of the amount due along with allotment. मतलब एडवांस किया है, ठीक है, क्योंकि उनको तो टाइम बाय टाइम देना था ना, टाइम कंपनी ने बता दिया था 1 मई, 1 अक्टूबर, 1 फेब, लेकिन इन्होंने क्या किया, जिनके पास 20,000 शेयर्स था उन्होंने अपना सारा का सारा ड्यू अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया, तो कंपनी का कॉल्स इन एडवांस हो गया। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग ऑल सम्स ड्यू वेयर रिसीव्ड, इंटरेस्ट वाज पेड टू द शेयर होल्डर कंसर्न ऑन 1 फेब 2021, ठीक है। तो 2021 1 फेब के हिसाब से इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी कंपनी, ठीक है। तो हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं, हम और नैरेशन नहीं लिखेंगे, हम जस्ट क्वेश्चन का आंसर करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेट देखो, डेट कैसे हमें देना पड़ेगा, ये वाला बंद कर देते। देखो डेट हमें कैसे देना पड़ेगा, एप्लीकेशन कब हुआ था, यहाँ पर एप्लीकेशन का कोई डेट नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग एप्लीकेशन भी यहाँ पर 1 मई कर देते हैं, ठीक है। कुछ तो बोला नहीं है, अलॉटमेंट 1 मई बोला, इसके आगे का डेट नहीं पता, ठीक है। या तो कुछ दो मत, या तो फिर हम ऐसे दे देते 2020 May 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का कितना मिला होगा, एप्लीकेशन का 20 इंटू कितना शेयर इशू हुआ है, 20 इंटू 10 लाख, ठीक है। तो 10 ऐसे एल लिख देते इंटू 20, मतलब हो जाएगा, अगर ये इन लाख में हो रहा है, ठीक है, ये कैलकुलेशन अगर इन लाख में होगा देन ये हो जाएगा 20, मतलब 2,000 लाख हो रहा है बेसिकली, सॉरी 200 लाख हो रहा है, 200, तो हम लोग इसको 200 लिख सकते हैं। अगर इन लाख में लिखना चाहते हैं, मतलब 200 और इसके पीछे लाख है, तो मैंने 200 लिख दिया इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। उसके बाद फिर से नरेशन तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट, 1 मई को अलॉटमेंट। अच्छा पहले ये ट्रांसफर कर लेते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 200, 200। फिर अलॉटमेंट का ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल। अलॉटमेंट का कितना होगा 30 और 10 लाख, ठीक है। तो मतलब ऐसे 10 लाख इंटू 30 कर दिया, मतलब 300 लाख, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा 300 लाख। अच्छा, अब ये पैसा रिसीव होगा, तो ये सब डेट जो है मई का ही रख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट कॉल जो है 1 अक्टूबर में हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डेट रख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे तो हमें 300 लाख मिलना चाहिए था, वो मिला, लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिला एज ए कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने हम लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया है, मतलब उन्होंने अपना सारा पेमेंट क्लियर कर दिया। उनके पास कितना शेयर्स था 20,000 था, ठीक है। 20,000 और एक्सेस कितना मिला होगा, ये दोनों तो मतलब मिलना ही था, ये नहीं मिला, ये एक्सेस मिला है 50, 30 प्लस 20, क्योंकि ऑल ड्यूज जो है क्लियर कर दिया। तो 50, तो 20,000 इंटू 50 देखते कितना होता है। 20,000 इंटू 50 हो गया 10 लाख। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई हम 1 लाख कर देंगे, क्योंकि मैंने इन लाख में पूरा क्वेश्चन दिखाया, तो 10 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। इन लैक्स है तो 10 हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 310, 310 ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर 1 ड्यू करेंगे। पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ड्यू एंट्री तो कंपनी अपने हिसाब से करेगी, 10 लाख शेयर्स पे ही करेगी, लेकिन जब पेमेंट रिसीव करेगी तो 20,000 पे और नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है। इंटू 30 तो 300 लाख। अब जब रिसीव होगा ये पेमेंट तो एंट्री हो जाएगा सेम डेट पे, कर देते, कुछ डेट तो पता नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे टू, ये देखो इस तरह से लिखना चाहिए तो कभी गलत नहीं होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, देखो फर्स्ट कॉल कंपनी ना अपना उतना ही क्रेडिट करेगी जितना डेबिट कर रखी थी, ठीक है। अब एडजस्ट कैसे हुआ, अब देखो 300 लाख में से कितना नहीं मिलेगा, जितना कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट था एज ए लाइबिलिटी, अब हम लोग उसको क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, जितना कॉल्स इन एडवांस हम लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब कितना एडजस्ट करेंगे, उनका कितना सारा शेयर्स था 20,000 शेयर्स था, ठीक है। उसमें उन्होंने 30 रुपीज यहाँ पर एडवांस कर रखा था, तो 20,000 इंटू 30, तो ये होता है 6 लाख, यानी मुझे 6 लिखना चाहिए। तो 300 माइनस 6, 300 लाख में से 6 लाख मुझे नहीं मिलेगा, मतलब कंपनी को नहीं मिलेगा, यानी 294 लाख मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा डेट आ गया, उसके बाद आ जाता है 2021 1 ठीक है। तो 2021 आ गया इसमें 1 तो पहले ड्यू एंट्री शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, तो ड्यू उतने से ही होगा जितना होल्डिंग है, ठीक है। तो 10 लाख इंटू वैल्यू है 20 तो 200 लाख, ठीक है। लेकिन जब पेमेंट रिसीव होगा फिर से उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल 200 लाख से डेबिट हुआ, उतने से क्रेडिट होगा, लेकिन जब रिसीव हुआ तब कम होगा, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस हो गया है। जिनका 20,000 शेयर्स था उन्होंने 20 रुपीज का पहले ही एक्स्ट्रा दे रखा है, मतलब 4 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। तो 200 से 4 माइनस होने से 196 हो गया, 196 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा कि इनको कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट देने, ये तो कंपनी के बुक्स में एंट्री हो रहा है, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट, ठीक है, कंपनी ड्यू कर रही है टू शेयर होल्डर, जिनको देना है नाम तो नहीं पता हमें, टू शेयर होल्डर, ठीक है, जिनको इंटरेस्ट देंगे वो कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पर जब पे कर देंगे तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। जब पे कर देंगे तब हो जाएगा फेब 1 शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक। ठीक है, चेक करते हैं कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो पहला बात है, हमें कुछ रेट नहीं बताया है, तो एडवांस पे 12% मिलता है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एज पर टेबल एफ। ठीक है, टेबल एफ के हिसाब से इतना इंटरेस्ट होगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने 2 कॉल्स इन एडवांस किया था। ठीक है, पहला था फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में एडवांस कितना किया था, तो उनका 20,000 शेयर्स था। ठीक है, 20,000 शेयर्स और फर्स्ट कॉल कितना था 30। तो उन्होंने पहला 6 लाख एडवांस किया था। ठीक है, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस 6 लाख से ही किया ना, ये इन लैक्स था। मेरा पूरा का जो एंट्री किया था मैंने पूरा का पूरा वो इन लैक्स किया था। तो 6 लाख जो है ये एडवांस है। अब ये 6 लाख जो है ये इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इनको ये 6 लाख देना था 1 अक्टूबर को, इन्होंने दे दिया 1 मई को। ठीक है, तो 1 मई से लेके 1 अक्टूबर जितना टाइम पीरियड होता है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को। तो 6 लाख इंटू 12%, ये पूरे 1 ईयर का है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 है, अक्टूबर का 1 है, तो 5 मंथ्स हो गया। तो देखो कितना होता है, 6 लाख इंटू 12% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 30,000। तो एक तो ये वाला एडवांस, और दूसरा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में 20,000 शेयर्स पे 20 रुपीज इन्होंने एडवांस किया 4 लाख। और ये टाइम पीरियड कितना था, ये टाइम पीरियड हो रहा है, इन्होंने दे दिया है 1 मई को, जबकि देना था 1 फेब को। ठीक है, तो 1 मई से लेके 1 फेब यानी 2 कितना टाइम होता है, तो यहाँ पर हो गया 4 लाख इंटू 12% करेंगे तो पूरे साल भर का मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 मंथ का मिलेगा। कितना मंथ हो रहा है यहाँ पर, अगर अक्टूबर 1 अक्टूबर तक 5 मंथ्स होता है तो अक्टूबर पूरा 6, नवंबर 7, दिसंबर 8, दिसंबर फिर जैन हो जाएगा 9, जैन तक होगा क्योंकि 1 है तो 9 मंथ्स हो गया। ठीक है, तो 4 लाख इंटू 12% इंटू 9/12, 36,000। तो टोटल हो जाएगा 36,000 प्लस 30,000, टोटल 96,000। ठीक है, सॉरी 66, मैंने 96 क्यों लिख दिया, 66,000 होगा टोटल। लेकिन हम लोग ये एंट्री इन लैक्स में कर रहे हैं। अब इसको अगर इन लैख में डिफाइन करना है तो इसको डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 1 लाख कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एंट्री इन लैक्स में लिखा है, यानी 0.66 लाख हो जाएगा। ठीक है, एंट्री जैसे करोगे ना वैसी तरह से पूरा करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर पूरा लैख में लिखना पड़ेगा आंसर, अगर इन लैख लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी आंसर जो है इन लैख में होने चाहिए। तो 66,000 को लैख में ट्रांसफर करने का मतलब हो जाता है 0.66 लाख, तो ये 0.66 लिख दिया, इस वजह से लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर तुम लोग पूरा इन लैख में नहीं करके पूरा 0 लिख के करना चाहते हो तब यहाँ पर 66,000 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखा दिया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लिमिटेड कंपनी विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स। तो 20 लाख का इनका ऑथराइज्ड कैपिटल है, इन्होंने इशू किया है 10,000 शेयर्स। ठीक है, 10,000 शेयर्स पेबल है 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट कॉल कब देना है, 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, शेयर अलॉट हो जाने के 3 मंथ्स बाद फर्स्ट कॉल देना है, और बाकी पैसा बाद में देना पड़ेगा। बाकी कितना होगा, 25 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट और 20 अगर फर्स्ट कॉल में हो गया तो ये टोटल हो जाता है 75। तो रिमेनिंग होता है 25, क्योंकि 100 का शेयर्स है, तो बाकी 25 जब बोला जाएगा तब देना पड़ेगा।
द सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड ऑन 31st Jan 2020, 31st Jan 2020 को सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया and application money 10,000 shares was duly received and allotment was made on 1st March 2020. All amount due were received within 1 month of the date they were called. तो सारे पैसे मिल गए allotment तक का. The allotment amount was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 1,000 shares held by him, and another shareholder with 500 share paid the entire amount on his shares. तो एक शेयर होल्डर है जिन्होंने कॉल्स इन एरियर किया और एक शेयर होल्डर है जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस किया, क्योंकि उन्होंने पे कर दिया है एंटायर अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन. सिर्फ जर्नल एंट्री करने बोला है. ठीक है, तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं. ऑथराइज्ड कैपिटल है 20 लाख. एक्चुअली 20 लाख का मतलब हो जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 करने से पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी इशू कर सकती है. 20,000. ठीक है, और उसमें से 10,000 इशू की है अभी तक. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2. थर्टी फर्स्ट जैन को लास्ट डेट था इनका. ठीक है, तब क्लोज हो गया, यानी तभी सारा पैसा रिसीव हुआ होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन में 10,000 इंटू 25, 2,50,000. फिर ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. तो अलॉटमेंट के डेट पे होगा. ठीक है, ये देखो अलॉटमेंट का डेट है March 1. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेट दिया हुआ है तो हम लोग डेट के हिसाब से करें. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, शॉर्टकट में टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अच्छा, अब अलॉटमेंट का ड्यू होगा March 1. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, कितना अलॉटमेंट दे पाएंगे, जितना इशू किए पूरा ही अलॉटमेंट दिया गया है. तो कितना अलॉटमेंट में मांगा गया है पेमेंट 30. ठीक है, इंटू 30, 3 लाख. अब जब पैसा रिसीव होगा तो यहाँ पर रिसीव कब हो रहा है चेक करते हैं. डेट ऑल अमाउंट ड्यू वेयर रिसीव विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर. ठीक है, तो मार्च के बाद 1 मंथ यानी April 1 आ जाएगा. April 1 के अंदर सारे पैसे मिल गए हैं अलॉटमेंट के. ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख. ऑल अमाउंट रिसीव मीन्स 3 लाख रिसीव. अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोगों का ड्यू एंट्री होगा कॉल का. ठीक है, तो कॉल का ऑल अमाउंट ड्यू वेर रिसीव्ड विद इन 1 month of the date they were called. The allotment amount was received in full, but when the first call was made, one shareholder पे. अच्छा, फर्स्ट कॉल में जो है प्रॉब्लम हुआ है. तो फर्स्ट कॉल कब किया गया है, यहाँ पर दिया था देखो ऑन फर्स्ट कॉल 3 months आफ्टर अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल जो है अलॉटमेंट के 3 months बाद किया गया है. तो अलॉटमेंट कब किया गया, अप्रैल मई जून. तो जून 1 में जो है कॉल का डिमांड हुआ होगा. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, कंपनी ने अपना ड्यू एंट्री कर दिया. ड्यू एंट्री 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल का था 20 रुपीज करके. ठीक है, 20 यानी 2 लाख. अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे एक कॉल्स इन एरियर हुआ है और एक कॉल्स इन एडवांस हुआ है. तो उसका एंट्री कैसे होगा. अब ये रिसीव कब होगा, यहाँ पर बोला है देखो one shareholder failed to pay the amount 1,000 shares held by him and another shareholder 500 shares paid entire amount on his shares. Keep journal entry. अच्छा, आफ्टर अलॉटमेंट एंड बैलेंस, इसका डेट कुछ नहीं बोला है. चेक करते हैं फिर से एक बार.
ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड विद इन 1 मंथ ऑफ द, अच्छा देखो सारे अमाउंट कैसे मिलने चाहिए, जब कॉल किया गया है उसके बाद 1 मंथ के अंदर, ठीक है। तो जब कॉल किया गया उसके बाद 1 मंथ के अंदर, तो कॉल मनी को कॉल किया गया था जून 1 में, तो रिसीव हो जाएगा जुलाई 1 में, ठीक है। तो जुलाई 1 में जब रिसीव हुआ तब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अमाउंट चेंजेस होगा, उतना से डेबिट नहीं होगा जितना इन्होंने सोचा था, ठीक है। तो एक तो हुआ है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने से हुआ है 1000, 1000 इंटू 20, तो 20,000। अच्छा एक हुआ है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, तो एडवांस कौन सा पैसा दे सकते हैं, कॉल्स का मतलब ये फर्स्ट कॉल का पैसा तो एडवांस नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल का तो टाइम ही है, तो इसका मतलब जो बाकी बैलेंस अमाउंट था उन्होंने वो दे दिया, और उनका शेयर था 500, ठीक है। देखो इनका शेयर था 500 और उन्होंने कितना दे दिया होगा 25, क्योंकि बाकी 25 ही बच रहा था, 25 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट और 20 फर्स्ट कॉल, तो मतलब ये हो गया था हम लोगों का 75, तो बाकी 25 ही बचेगा, तो उन्होंने अगर कुछ एडवांस किया है तो 25 ही किया होगा, तो 500 इंटू 25, तो ये हो गया 12,500 कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा, यानी 2 लाख, ठीक है 2 लाख। अब हम लोग एंट्री के यहाँ पर बैंक अकाउंट कैसे दिखाएंगे, देखो सिंपल कंसेप्ट, 2 लाख मिलेगा, कंपनी ने ऐसे सोचा था, बट 20,000 नहीं मिला, लेस कर दो, ठीक है। 2 लाख माइनस 20,000 कर दो, तो 1,80,000 मिलना चाहिए, लेकिन 12,500 और भी मिल गया, जो कि नेक्स्ट कॉल था, फाइनल कॉल बोल सकते हैं, जो कि कंपनी ने कॉल नहीं किया था बट किसी ने दे दिया, तो कॉल्स इन एडवांस, तो बैंक अकाउंट डेबिट इतने से हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक ही बोला था और कुछ नहीं बोला। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी लेंदी है, ठीक है। हम एक बार पढ़ के बता देते हैं क्या करना है। बी लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at a premium of 20 per share payable as follows on application 50 allotment 50 including premium। तो प्रीमियम कितना इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये 50 का दो पार्ट हो जाएगा, 20 प्रीमियम, ठीक है, और 30 हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। ऑन फाइनल कॉल 20, तो देख लो 120 होता है कि नहीं टोटल करके, एप्लीकेशन में 50, अलॉटमेंट में 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, फाइनल कॉल में 20, तो ये हो गया 120, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम जो है एडेड है। अच्छा एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रोराटा होगा कि नहीं वो तो आगे पढ़ के समझ में आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। लेटर्स ऑफ रिग्रेट वेर इशूड टू एप्लीकेंट्स फॉर 4,000 शेयर्स एंड शेयर्स वेर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट्स। बोल रहा है कि 4,000 कंपनी ने क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया होगा, क्योंकि लेटर ऑफ रिग्रेट कर दिया है ना कि हम लोग आपको अलॉटमेंट नहीं दे सकते, तो लेटर ऑफ रिग्रेट वेयर इशू टू द एप्लीकेंट्स फॉर 4,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट्स। Mr. A, the holder of 150 shares, failed to pay the allotment and call money. The shares were forfeited. तो Mr. A बोल के कोई शेयर होल्डर है, उन्होंने अपना जो है पेमेंट नहीं किया, इस वजह से क्या हुआ है, उनका शेयर फॉरफिट कर दिया गया। शो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक। अब सिर्फ जर्नल एंट्री बोलता तो हो जाता जल्दी, लेकिन यहाँ पर बोला कैश बुक भी बनाओ। कैश बुक का मतलब हो जाता है, कैश बुक का हम लोग एक क्वेश्चन किए भी थे, कैश बुक का मतलब है जहां पर भी बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा, बैंक डेबिट या बैंक क्रेडिट होगा, वहां पर एंट्री जर्नल में नहीं जाके वो कैश बुक में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था वैसे भी, ये वाला हम तुम लोगों को होमवर्क देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये वाला डिस्कस कर देंगे, आज यहाँ तक ही करते क्योंकि बाकी हम लोग का सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करके देखो, अगर नहीं होगा तो हम बताओ, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।